नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के अपना बिहार के इस कार्यक्रम में हम पहुंच चुके हैं अपनी यात्रा को लेकर के बिहार में परिवहन एवं संचार व्यवस्था तक। अब देखिए, हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया है। आप जानते हैं बिहार का प्रारंभिक परीक्षा अभी आने वाला है, इसके बाद मेंस भी आप देंगे। तो इस तरह के जो टॉपिक होते हैं, परिवहन को लेकर के जो विषय वस्तु होता है, यह प्रीलिम्स में भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है और मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात और समझ लीजिए, आपके सिलेक्शन का जो अंतिम पड़ाव है इंटरव्यू, वहाँ भी किफ़ायती रोल अदा करता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही समझ लीजिए। छोटा टॉपिक है लेकिन प्रश्न बनने की संभावना यहाँ सबसे ज्यादा अधिक है, तो कम पढ़ करके अधिक मार्क्स ले सकते हैं। अब देखिए, यहां पर सीधे टॉपिक पर चर्चा करते हैं, परिवहन एवं संचार व्यवस्था। ठीक है, तो जब यहां पर बात की गई परिवहन को लेकर के, तो हमारे दिमाग में क्या चीजें आता है? मोटे तौर पर सोचिए, किताबी भाषा अभी छोड़ दीजिए, आप सोचिए कि क्या क्या चीजें आता है। परिवहन का मतलब हम यही समझते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी कि एक जगह से कोई चीज जो है दूसरे जगह तक पहुंच जाए, वस्तु और सेवा दोनों, व्यक्ति भी उसमें। ठीक है, अब मान लीजिए परिवहन करते हैं तो हम लोग कैसे जाते हैं? बाय रोड जाते हैं। भाई, अगर मुजफ्फरपुर से वैशाली जाना है तो बस रोकेंगे NH 57 से, है ना। तो जो लोग मुजफ्फरपुर वैशाली के होंगे पटना तक, NH 57 पे गए, अब वहां से बस चढ़े और निकल लिए उधर वैशाली होते हुए पटना। ठीक है, लेकिन कुछ लोग चाहेंगे कि भाई हम बस से यात्रा नहीं करेंगे क्योंकि बस में उनकी तबीयत खराब हो जाती है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो वो क्या करेंगे? ट्रेन से जाएंगे। तो वो मुजफ्फरपुर जंक्शन सबसे पहले पहुंचेंगे, वहां से वैशाली होते हुए पटना निकलेंगे। तो देखिए, आपने किसी व्यक्ति ने सड़क से यात्रा किया बस से लेकर के, किसी व्यक्ति ने कहा कि नहीं हम जो है रेल मार्ग से जाएंगे। तो देखिए, दो विकल्प हो गया ना। अब किसी व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं जो है वो फ्लाइट से जाना चाहूंगा। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट है कि नहीं और पटना में एयरपोर्ट है कि नहीं। अगर दो जगह आप यात्रा करना चाहेंगे तो ऐसे तो पता करना पड़ेगा ना। तो मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट नहीं है। ठीक है, यानी कि आगे व्यवस्था कही गई है कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं है। तो मुजफ्फरपुर के बगल में दरभंगा में एयरपोर्ट बन चुका है। ठीक है, तो अब अगर मान लेते हैं किसी को दरभंगा से दिल्ली आना है तो वो फ्लाइट से आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं और बाय रोड भी आ सकते हैं। तो यानी कि वायु मार्ग भी एक तरीका उसका हो गया परिवहन का। ठीक है, अब समझ लीजिए, यानी कि एक तो हो गया कि आप सड़क से आ गए, दूसरा क्या हो गया कि आप रेल मार्ग से आ गए, तीसरा क्या हो गया कि आप वायु मार्ग से आ गए। कोई और तरीका है परिवहन करने का? पानी भी तो हो सकता है, और बिहार में जल की मात्रा काफी अधिक है, नदियां है ना, तालाब हैं, झील है। तो जब नदियां जहां है वहां नौका विहार तो होता ही है, और साथ में नाव से परिवहन का भी काम लिया जाता है। बिहार के बहुत सारे इलाके ऐसे अभी भी हैं जहां पर नाव से ही इस पार से उस पार लोग जाया करते हैं। पटना में भी देखेंगे आप, जो NIT घाट है वहां पर आप जाएंगे तो नौका विहार का कार्यक्रम होता है। किसानों को, लोगों को एक पार से दूसरे पार जाना होता है तो नाव से ही जाते हैं। ठीक है, तो यह भी एक परिवहन का अच्छा तरीका है। और यकीन मानिए, जल मार्ग जो है परिवहन का सबसे किफायती तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है। इसलिए दुनिया भर में जो आयात निर्यात का काम किया जाता है, वर्ल्ड ऑर्डर पर देखेंगे तो वह समुद्री मार्ग से ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए जल मार्ग पर और ज्यादा जोर देने की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये 3-4 मुद्दे हम देखेंगे, और भी क्या नए आयाम जुड़ सकते हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मुद्दा इतना समझ में आ गया ना कि क्या क्या बातें हम करने वाले हैं। अब देखिए, आपके लिए एक तोहफा है। तोहफा क्या है कि हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर संस्कृति IAS आपके लिए विभिन्न कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट दे रही है। लेकिन सबसे अहम बात क्या है, ये डिस्काउंट जो है 13 से 16 सितंबर तक ही दिया जा रहा है। तो समय आपके लिए बिल्कुल सीमित है। तो यदि आप इसका लाभ उठाना चाह रहे हैं तो यथाशीघ्र आपको संपर्क करना होगा 9555-124-124 पर, या sanskritIAS.com यहाँ वेबसाइट का दिया गया है। आप वेबसाइट पर सर्च करके विशेष जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन मिल जाएगा, लाइव मिल जाएगा, पेन ड्राइव मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज और DLP डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। घर बैठे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। कोर्स देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, यूपीएससी प्रीलिम्स का कोई अलग से लेना चाहते हैं, CSAT, वैकल्पिक विषय में हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो जो है विषय प्रोवाइड करवाती है संस्कृति IAS। निबंध लेखन प्रोग्राम अलग से कोई लेना चाहते हैं तो वह भी ले सकते हैं।
अब आप लोग बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी के अलावा और भी पीसीएस एग्जाम देंगे ही, तो देखिए अगर यूपी पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स लेते हैं, फाउंडेशन कोर्स करने का तात्पर्य हो गया कि उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही शामिल होता है, तो यह यूपी पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स लेने पर मिल जाएगा। ऐसा ही राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का है, ऐसा ही बीपीएससी का। अब जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा आ रहा है बीपीएससी में, आप कह सकते हैं कि भूतो न भविष्यति वाला हाल होने वाला है। इतना वैकेंसी शायद ही पहले कभी आया होगा और शायद ही अब आएगा, तो इसीलिए इस बार कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। और संस्कृति आईएएस आपके लिए बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स भी दे रही है, और वो भी 75% डिस्काउंट तक में ये ऑफर भी है। तो यहां पर फाउंडेशन में क्या हो जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही शामिल है। तो यथाशीघ्र जुड़ करके बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स बीपीएससी की तैयारी कर ही रहे, इसको यहां से तुरंत के तुरंत नामांकन करवा लीजिए। एमपीपीएससी में जो लोग कर रहे हैं, यूपी का आरओ एआरओ का भी एग्जाम आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी जो है आधारभूत ढांचा आपका तैयार करता है, बेस तैयार कर देता है, और फिर अगर बढ़िया हो गया तो फिर आपको एनसीईआरटी का टेस्ट भी देकर के खुद को परख लेना चाहिए। तो ये सारे चीजें जो है या आपको 75% तक के डिस्काउंट में मिल जाएगा। देखिए 9555124124 इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाएं, अपने गपशप को हम लोग आगे बढ़ा लें। हम लोग कहां थे, हम लोग बिहार में परिवहन एवं संचार व्यवस्था की बात कर रहे थे कि भाई हमें किस तरह से काम करना है। अब देखिए यहां पर क्या लाइन लिखा हुआ, बिहार में परिवहन और दूरसंचार क्षेत्रों का सकल राजकीय मूल्यवर्धन यानी कि जीएसवीए जो कहते हैं लगभग 11% योगदान है। यह वर्ष 2020-21 का आंकड़ा तो कम से कम यही बता रहा है। अच्छा, दो बातें हैं, परिवहन की चर्चा हमने किया, मैंने सोचा संचार आपको आगे बता दूंगा। अब संचार शब्द यहां भी आ गया है दूरसंचार क्षेत्रों को लेकर के, तो इसको यानी कि टेलीकम्युनिकेशन की जो बातें की जाती है उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। देखिए बिहार में पथ परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में 17% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि देश में सर्वाधिक आंकड़ा दर्ज किया गया है पिछले 10 वर्ष, यानी कि 2014 के बाद की स्थिति आप देखेंगे तो यहां आप समझ पाएंगे। देखिए एक समय हुआ करता था कि बिहार में सड़कें बहुत खराब हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ चीज बेहतर होता गया, बिहार में परिवहन व्यवस्था दुरुस्त हुआ। केंद्रीय बजट 2024-25 में जो 59,000 करोड़ रुपया बिहार को विशेष पैकेज के तहत दिया गया, उसमें बिहार के आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसके अलावा विभिन्न जो है एक्सप्रेसवे दिया गया है, उसकी बात मैं आपको बताऊंगा, हाईवेज की व्यवस्था करने की बात की गई है। देखिए बिहार में वायु परिवहन क्षेत्र में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है और यह 24% तक का आंकड़ा दर्ज किया है। जैसा कि मैंने कहा दरभंगा का जो एयरपोर्ट है वह भी इसी में गिना जाएगा, अभी नया नया बना है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, बिहार में परिवहन को लेकर के बातें कर दिया। अब देखिए एक बात समझिए, सड़क परिवहन तो मैंने बता दिया था, मतलब चर्चा कर लिया था किस करेंगे, अभी विस्तार से बताऊंगा। रेल मार्ग भी मैंने बताया था, वायु भी बताया था, जल भी मैंने बताया था। अब अगर रेल को आगे थोड़ा और विस्तार करें, आज के समय में आधुनिकता को लेकर के चले तो शहरों में क्या हो रहा है कि जाम की समस्या हो रही है। लोग सवेरे सवेरे जो है वो ऑफिस जाना चाहते हैं, शाम में घर पहुंचना चाहते हैं, इस वजह से सड़कें जो है वह जाम में फंस जा रही है। तो इसी व्यवस्था के लिए त्वरित इसका निदान किया जा सके, मेट्रो रेल परिवहन की व्यवस्था की जाती है। तो बिहार में मेट्रो की भी व्यवस्था की गई है। पटना मेट्रो जो है लगभग अब बनके तैयार है, और इसके अलावा बिहार के 4 अन्य शहरों में मेट्रो की व्यवस्था अब कराई जाएगी। बिहार के कैबिनेट ने इसको मंजूरी अब दे दिया है, जिसमें एक नाम जो है वह दरभंगा का भी बताया गया है। बाकी 3 शहर भी हम चर्चा में अभी लाएंगे। बिहार में सड़क परिवहन की जब बात करेंगे तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना को लेकर के सबसे पहले बात करते हैं। 1959 में ये हुआ था। बिहार में सड़कों की कुल लंबाई की बात करेंगे अभी तक तो 2.91 लाख किलोमीटर तक रहा है, जो कि भारत में 8वां स्थान दर्ज करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। बिहार सड़क घनत्व के मामले में अगर देखेंगे तो भारत में कौन सा स्थान है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है।
प्रवृत्ति ही कहता है कि बार बार पूछा जाएगा। ये तीसरा स्थान भारत में लेकर के आया है बिहार, तो यह पूछा जाएगा। प्रथम पर कौन है? केरल, और द्वितीय पर कौन है? पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिएगा, बिहार सड़क घनत्व मामले की, डेंसिटी की मामले की बात की जा रही है, तो प्रथम और द्वितीय भी आपको ध्यान में रखना है। अब जरा चलिए एनएच की बात करते हैं। नेशनल हाईवे का घनत्व क्या है? मैंने ये सड़क का बनाया, लेकिन अलग से नेशनल हाईवे का देख लेते हैं। तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे का घनत्व देखेंगे तो 58 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलेगा, जो कि देश में तीसरा है। तो यह आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच की कुल लंबाई की अगर बात करेंगे तो वह तकरीबन 5947 किलोमीटर तक आपको यह आंकड़ा देखने को मिलेगा। तो यहां इस स्लाइड पर जितनी बातें लिखी गई है ना, सब आपके काम की है। कोई भी फैक्ट एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है। अब आपकी समझ के लिए या थोड़ा सा मैंने दे दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। डिटेल्स ऑफ नेशनल हाईवेज यहाँ पर देखेंगे तो नंबर जो बताया है वह भी है, और उसका लेंथ वगैरह बता दिया गया है। किस स्टेट से? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, ये सारी चीज़ें तो अल्फ़ाबेटिकली है। बिहार से हमें अभी ज़्यादा मतलब है बीपीएससी को लेकर के, तो यहाँ पर नेशनल हाईवेज का नंबर आपको देखने को मिलेगा। टोटल लेंथ यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा इन किलोमीटर में, और यह जो है 31/3/2019 तक का आंकड़ा ये दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे हाईवेज जो हैं बिहार से गुजर रहे हैं, ये सारे हाईवेज यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आंकड़ा। अब आप मुझे बताइए कि ये जो यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग आपको दिख रहा है, ये आपके जिले से होकर के कौन सा गुजरता है? नेशनल हाईवे नंबर, कौन सा नेशनल हाईवे नंबर के आसपास आपका घर है? हो सकता है बहुत सारे लोग जो है NH-22 के आसपास घर होगा, बहुत सारे लोगों का जो घर होगा NH-131A के पास होगा। तो आप मुझे यहाँ बताइए कि सर मेरा घर जो है, ये मेरा गांव, मेरा जिला जो है फलाने जगह पर है। ठीक है, ये चीजें आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला, ये पूछा जा सकता है। उसमें अगर देखेंगे तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया जाता है। एक तो पटना, राजधानी है तो पटना, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये आपको दिखेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई वाले जिले देखेंगे तो इसमें शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। अब दो बातें देखिए, ये दोनों चीज जब मैं बता दिया तो यहां मैं रोकना चाहूंगा। देखिए, चूंकि पटना में अगर देखेंगे राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई, तो पटना आपको समझ में आएगा, चूंकि विभिन्न राजमार्ग जो हैं, और पटना का लोकेशन भी बिहार का अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मध्य में पड़ता है, गंगा नदी के किनारे, तो एनएच वहां से गुजरना स्वाभाविक हो जाता है। एक बात तो समझ में आ रहा है। मधुबनी का क्यों नाम है भैया? मधुबनी का इसीलिए नाम है कि बिहार के मैप पर जब आप चलेंगे तो मधुबनी जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। किससे? नेपाल से। बिल्कुल उत्तर बॉर्डर पर नेपाल पर है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने की वजह से उसका अपना एक सामरिक महत्व हो जाता है, स्ट्रेटेजिक वैल्यू है उसका, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का। इसीलिए यहां पर जो है भारत सरकार जो है एक तरह से ये चाहेगी कि यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत दुरुस्त हो। अब चलिए, ये बात भी आपने समझा दी। आप बोलेगे सर जी मुजफ्फरपुर बता दो, इसका क्या मतलब है? देखिए, मुजफ्फरपुर इसीलिए कि नया हाईवे जो गुजरा दरभंगा से जोड़ने के लिए, पटना वाला जो मामला हुआ NH-57 है ना, तो NH-57 जो है ये कहां से कहां, तो इधर मुजफ्फरपुर होते हुए गुजरा। तो इस NH के वजह से ये लेंथ जो है मुजफ्फरपुर में भी बढ़ गया NH का। ठीक है, तो ये इसलिए यहां पर शामिल हुआ। अब आप कहेंगे न्यूनतम लंबाई वाले जिले का क्या खेल है, जरा इसको समझाइए। हमको याद नहीं रखना है, हमको समझना है। सिंपल सी बात है, जो डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा होगा, एकदम बिल्कुल बउआ टाइप का होगा, तो आप समझ लीजिए वहां पर जब डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल ही छोटा है, भाई शिवहर जो है छोटा है, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी सबसे एकदम पूर्वी चंपारण से चिपका हुआ है, छोटा सा बीच में गोद में लेके सब बैठा हुआ, तो फिर यहां से राजमार्ग से निकलेगा इतना ही एरिया तो भैया इसका आएगा। मामला समझ में आ रहा है? और अगर मुजफ्फरपुर इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो राजमार्ग निकला यहां से तो इतना बड़ा एरिया आ गया। अब मामला समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर के किसी डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल ही कम हो जाएगा तो वहां पर राजमार्ग की लंबाई भी कम हो जाएगी। यही हाल देखिए शिवहर का दिखेगा आपको, यही हाल आपको शेखपुरा का दिखेगा, यही हाल आपको लखीसराय का दिखेगा, क्योंकि ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है क्षेत्रफल के हिसाब से एकदम बउआ टाइप का छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं। इतना मामला समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए। बिहार में राज्य उच्च मार्ग यानी कि जो स्टेट हाईवेज की बात करते हैं उसकी स्थिति, ये राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति बता रहा हूं। यहां से स्टेट हाईवेज की देखिए, कुल लंबाई 3714 किलोमीटर और सर्वाधिक लंबाई वाले जिला। अब सर्वाधिक लंबाई वाले जिला में देखिए पटना फिर से आएगा, तो पटना का जो नंबर आ रहा है
वह समझ में आ रहा है राजधानी की वजह से। और ये दोनों शहर जो है ना, ये दोनों शहर अपने आप में बिहार के बहुत महत्वपूर्ण शहर हैं। नगर निगम यहाँ है, तो एक तो हो गया आपका गया और दूसरा हो गया दरभंगा। दोनों का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। दरभंगा का इसीलिए स्टेट हाईवेज वहां मजबूत करना होता है, क्योंकि दरभंगा नाम में ही है द्वार ए बंग, बंगाल का दरवाजा दरभंगा। ठीक है, तो दरभंगा होते हुए वह मामला जो आगे कहां गुजरेगा, बंगाल के तरफ, किशनगंज वगैरह होते हुए नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा, वो चिकन नेक पार करते हुए सेवन सिस्टर्स तक जाएगा। मामला समझ में आ रहा है? अरुणाचल प्रदेश और ये सब सिलीगुड़ी कॉरिडोर होते हुए वो नागालैंड सब चला जाता है। तो हाईवेज यहां से आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। आप कहेंगे भैया गया बता दो। गया जो है उसका भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। बोध गया बगल में है, पर्यटन स्थल गया खुद भी है, पिंडदान देने जाते हैं अपने पूर्वजों को लोग। दूसरी बात, गया का जो है वह विस्तार देखेंगे, एक द्वार हो जाता है, एक गेट हो जाता है, कहां तक पहुंचने के लिए, झारखंड पहुंचने के लिए। मामला समझ में आ रहा है? इसीलिए यहां पर गया का भी विशेष महत्व हो जाएगा। तो पटना, गया, दरभंगा ये जो है हाईवेज के मामले में सर्वाधिक लंबाई वाले डिस्ट्रिक्ट होने वाले हैं। और बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, NH ये तो नेशनल हाईवे हो गया 27EW। ठीक है, नाम ध्यान रखना है, NH 27EW। जरा देखिए कहां से कहां पर, यहां पर ये पूरी तरह से इस कॉरिडोर के विषय में आपको बताया गया है। NH 27 के विषय में देखिए, यहां पर पोरबंदर से निकला है ये, और आगे बढ़ते हुए यहां से पूरी तरह से ये बिहार में एंट्री मारते हुए आगे चल करके यहां पर सिलचर तक जाकर के पहुंच गया है। तो ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दूसरा देखेंगे तो NH 31 आपको देखने को मिल जाएगा। ये यहां पर देखेंगे तो बलिया के बाद ये जो छपरा वाला जगह मिलता है बिहार में, यहां एंट्री मारता है और कहां निकलता है तो देखिए ये जो कटिहार वाला जगह है यहां से ये बाहर यहां निकल जाता है। तो एक लंबा सीमा जो है यहां भी ये साझा करता है NH 31। इसके अलावा बिहार में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग देखेंगे तो वह NH 727A, ये कितना है, केवल 4.5 किलोमीटर यहां पर बताया गया है। ये यूपी से आते हुए फिर गुजरते हुए और यहां पर आपको मैरबा तक जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के विषय में अलग से पढ़िएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जब भी परिवहन की पढ़ाई आप करें अलग से एक पेज का नोट तैयार कीजिए। यहां से प्रश्न इतिहास बताता है कि हमेशा ही पूछा गया है, इसलिए बीपीएससी में भी लगातार पूछे गए हैं, पूछने की यहाँ पर बारंबारता अधिक है, इसको सही से तैयार होना चाहिए। अब देखिए इसके विषय में, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत देखेंगे तो बिहार राज्य के 2-3 क्षेत्र की बात करते हैं। कौन कौन क्षेत्र शामिल है तो अगर देखेंगे, एक तो मोहनिया वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, अब मोहनिया के बाद जो है आपको औरंगाबाद, और औरंगा के बाद जो है ये डोभी वाला क्षेत्र भी इसमें शामिल होगा। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार राज्य के जिले की अगर बात देखें, ये ध्यान देना है जिले की, देखिए किस तरह से जिला आगे बढ़ता है। तो गोपालगंज, फिर दरभंगा के बाद फारबिसगंज, मुजफ्फरपुर, अररिया और पूर्णिया, ये रूट इसका पूरा पड़ जाएगा। बिहार में एक्सप्रेस वे की स्थिति देखिए, रक्सौर हल्दिया एक्सप्रेस वे को लेकर के चर्चा करते हैं। एक्सप्रेस वे समझ गए ना? समझिए यहाँ पर एक तो हो गया कि जैसे कि स्टेट हाईवे को लेकर के हमने बात किया, एक बात हमने फिर नेशनल हाईवे को लेकर कर दिया, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गया। और एक्सप्रेस वे एक अलग तरह की चीजें हुआ, वहां पर रफ्तार आप गाड़ी का ज्यादा कर सकते हैं, वह नेशनल हाईवे से भी एक कह सकते हैं कि एक बेहतर स्थिति है। तो बिहार में जो है वह पिछले दिनों एक्सप्रेस वे की व्यवस्था की गई है। हालांकि अभी बिहार में कोई भी एक्सप्रेस वे चालू नहीं हुआ है, लेकिन बजट में भी इसके लिए बातें किया गया है। एक जो है रक्सौर हल्दिया एक्सप्रेस वे, अब जरा इसको समझ लीजिए क्या कहाँ है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक्सप्रेस वे रक्सौर हल्दिया हाई स्पीड कॉरिडोर की कनेक्टिविटी की जाएगी। लंबाई 719 किलोमीटर के DPR में अभी ये चल रहा है, यानी कि काम इस पर जो है आगे होगा। ये देखेंगे पूर्वी चंपारण से लेते हुए और ये जो है फिर बेगूसराय, लखीसराय से होते हुए मुई बांका से ये आगे निकल जाता है। अब गोरखपुर सिलीगुड़ी वाया किशनगंज एक्सप्रेस वे की जो बात की गई है, यह भी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक्सप्रेस वे पहल से चल रहा काम है। इसकी लंबाई बताई जा रही है कि 521 किलोमीटर हो सकता है गोरखपुर से, तो यानी कि यूपी वाला हिस्सा। ठीक है, तो पूर्वांचल में जब आप गोरखपुर छोड़ करके फिर बिहार में जब एंट्री मारते हैं तो यहां पर देखिए, तो ये पूर्वी चंपारण में एंट्री होगा। यहां से शिवहर डिस्ट्रिक्ट, शिवहर से सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से दरभंगा नहीं जा रहा है,
बेगूसराय निकला, लखीसराय निकला, जमुई निकलते हुए, बांका निकलते हुए सिलीगुड़ी, यानी कि सिलीगुड़ी कहां पर जाता है, पश्चिम बंगाल में, वो चिकन नेक वाला हिस्सा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में यहां से एंट्री मारेंगे। तो गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेस वे में होगा ये कनेक्ट, आगे चल के पश्चिम बंगाल से बिहार और उत्तर प्रदेश और हरियाणा को सीधी कनेक्टिविटी जोड़ने की ये बात की जा रही है। वर्ष ये सब अभी है नहीं, लेकिन किया जाएगा, ये प्रस्तावित है। वर्ष 2024 में बिहार में 3 एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है, इसको समझ लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है। 3 एक्सप्रेसवे, जो केंद्रीय बजट है उसमें इसकी बात किया गया। लागत कितना, 26,000 करोड़ रुपया केंद्रीय बजट में इसमें अलग से दिया गया है। कौन सा पहला, तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। देखिए पटना से ये मामला आगे चलेगा, बिहार के बीचों बीच, है ना, पटना राज्य की राजधानी से लेकर के सीधा सीमांचल तक पहुंच जाइए, जो है आपको दिखेगा फिर पूर्णिया में, यहां पे देखिए एकदम सीमांचल। तो पटना से निकलता हुआ वैशाली, वैशाली से समस्तीपुर, समस्तीपुर से सहरसा, सहरसा से मधेपुरा और आगे बढ़ करके ये पूर्णिया तक ये जाएगा, ठीक है। 200 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की बात की गई है, तो पर्यावरण के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। अब दूसरा कौन है, बक्सर भागलपुर को लेकर के कहा गया है। अब देखिए बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, ये भी केंद्रीय बजट 2024-25 में लेकर के बातें किया गया है। इसमें बक्सर से होते हुए, यानी कि आप समझ सकते हैं यहां पर ये जो पूर्वांचल वाला ये पूरा हिस्सा गोरखपुर से आगे जैसे ही निकलते हैं तो बिहार का एकदम बॉर्डर जो हो जाता है, बक्सर वाला एरिया, यहां से आगे बढ़ते हुए ये चीजें आपको निकलेगा भागलपुर तक। भागलपुर कहां पर गया, गंगा के एकदम किनारे ये भी शहर पड़ता है, और ये मिथिला वाला पोर्शन में पड़ गया। मामला समझ में आ रहा है। तो भोजपुरी वाला जो बेल्ट है वहां से सीधे मिथिला वाले बेल्ट को ये जोड़ने की बात की जा रही है। तीसरा भी है, तीसरा कौन सा है, तो वैशाली बोधगया एक्सप्रेसवे। ये भी केंद्रीय बजट 2024-25 में जो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। बिहार सरकार को पैसा भी दे दिया गया है। अब यहां पर देखिए ये कहां से होने वाला है, वैशाली बोधगया एक्सप्रेसवे। इसमें क्या हो गया, यानी कि गया जो बोधगया वाला हिस्सा है, यहां से इसको शुरुआत किया जाएगा और ये सीधे जाकर के दरभंगा तक जाने वाला है, ठीक है। तो ये हिस्सा जो अगर इसमें देखेंगे तो बोधगया वाला हिस्सा से लेते हुए राजगीर, वैशाली और दरभंगा तक ये फाइनल जाएगा। तो कुल मिलाकर के कोशिश की जा रही है। इसमें देखेंगे एक में तो पटना से पूर्णिया, तो पटना से पूर्णिया क्या हो गया, एक तरह से आप समझेंगे तो यहां पर पटना से लेकर के और पूर्णिया, तो एक जो हिस्सा आप समझ सकते हैं पश्चिम का और एक हिस्सा पूरा ये हो गया पूरब का, जोड़ने की बात की गई। उसके बाद दूसरा क्या कहा गया, बक्सर से भागलपुर, तो थोड़ा और पटना से पीछे ले लीजिए, बक्सर से होते हुए और भागलपुर ये नीचे लेके चले आइए, पूर्णिया से नीचे। तो यहां पर बक्सर एकदम बॉर्डर और भागलपुर भी लगभग इधर आपको बॉर्डर ही मिल जाएगा। इसके अलावा क्या कहा गया, जो बोध गया से दरभंगा, तो बोध गया पटना से यहां इस स्थिति में मैप पे लेंगे तो ये आगे बढ़ते हुए वैशाली जाएगा, राजगीर होते हुए। आप इसको थोड़ा ऐसे समझ लीजिए, ये मैं रफ मैप बना रहा हूं, आप दिमाग में बनाते चलिए कि रूट कैसे बनेगा। तो ये गया वाला हिस्सा मान लेते हैं यहां पर है, तो ये जाएगा पहले राजगीर वाले हिस्से से होते हुए पटना के आसपास वैशाली, और फिर ये जो है दरभंगा के आसपास चला जाएगा, ठीक है। तो ये तकरीबन जो है 3 रूट आपको दिखने वाला है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे बिहार के नक्शे को इसमें से बनाने की कोशिश कीजिए एक तरह से, तो यहां पर आपको ये रूट, एक रफ मैप बिहार का समझ लीजिए, तो ये देखिए दक्षिण से उत्तर पूरा जुड़ेगा इससे, और ये जो 2 रूट है बीचों बीच बिहार से आगे निकलेगा, जो कि आपको पूरा पश्चिम को जोड़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। आप इस मैप पर नहीं, एटलस वाले मैप पर जाके देखिए या अपने से एक मैप ड्रॉ कर लीजिए, सही से आप लोकेशन ऐसे तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो एग्जाम में आपके लिए जरूरी होने वाला है, ठीक है। तो केंद्रीय बजट में इन सब चीजों की चर्चा की गई है। जो लोग दरभंगा से देख रहे हैं तो एक चीज मुझे बताइए, दरभंगा से एक और एक्सप्रेसवे की पहले ही बात की गई थी, है ना, यानी कि अभी केंद्रीय बजट में नहीं, पहले ही बात किया गया था और कहा गया था कि जयनगर तक इसका एक्सटेंशन होगा, यानी कि जयनगर बोले तो नेपाल बॉर्डर तक। तो आमोस से दरभंगा की बात की गई थी। तो मुझे जरा उसके विषय में लिख करके आप बताइए कमेंट बॉक्स में, जो लोग बिहार में कहीं से भी हैं इसके विषय में जानते हैं बताइए, और जो लोग उस क्षेत्र के हैं दरभंगा वगैरह के, उन्हें तो पता होगा क्योंकि भूमि अधिग्रहण का काम भी अब वहां चल रहा है। चलिए अब रेल परिवहन पर आ जाते हैं। जिनको सड़क मार्ग से यात्रा करना था वो कर लिए, अब हम लोग छुक छुक गाड़ी रेलगाड़ी चलेंगे, ठीक है। बचपन में करते थे ना ऐसा। तो बिहार राज्य में रेल की शुरुआत जो है 1860 में हुआ था, महावड़ा से मुगल सराय के मध्य। बिहार में एकमात्र रेलवे जोन जो है पूर्व मध्य रेलवे जोन, उसका मुख्यालय कहां पर पड़ता है, हाजीपुर।
हाजीपुर स्थापना 2002 में हुआ था। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेलवे पुल कौन है? डेहरी ऑन सोन, जो कि नेहरू सेतु के नाम से जाना जाता है, और ये कहां पर है? सोन नदी पर स्थित है। तो बताइए सोन नदी कहां पर है? बिहार के दक्षिण वाले हिस्से में है, तो इसलिए यह भी वहीं होगा। समझना है इस तरह से। लंबाई जो है 3059 मीटर है, और भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे पुल भी ये है। तो प्रथम पूछा जा सकता है, पहला जो सबसे लंबा रेलवे पुल है वह वेवनाद रेलवे पुल कोच्चि में पड़ता है, जिसकी लंबाई जो है 4620 मीटर तक बताई जाती है। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो बिहार के कुल 5 रेलवे जोन यहां से गुजरता है। पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे। इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा, रेलवे का प्रश्न बनेगा। और जो लोग रेलवे वगैरह का एग्जाम देते हैं उनके लिए तो ये सोना पे सुहागा है। जितना फैक्ट बता रहा हूं वो तो अलग से नोट करके रख लीजिए। वर्ष 2022 में बिहार राज्य के मुंगेर जिले में 14.5 किलोमीटर लंबा गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल बनाया गया है। फिर से समझ लीजिए इस पॉइंट को। वर्ष 2022 में बिहार राज्य के मुंगेर जिला की बात की गई है। ठीक है, तो मुंगेर जिले में 14.5 किलोमीटर, 14.5 किलोमीटर का जो है यहाँ पर गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल बनाया गया है। यानी कि एक ऐसा पुल होगा जिस पर से ट्रेन भी गुजरेगा और सड़क भी होता है ना, लेयर बना होता है। तो इस तरह की बिहार में कई जगह ये आपको देखने को मिल जाएगा। सिमरिया जाएंगे बिहार में तो जो बेगूसराय में पड़ता है, वहां भी इस तरह की पुल आपको राजेंद्र पुल पर देखने को मिल जाएगा कि वहां पर नीचे से आप देखेंगे एकदम पानी में, गंगा नदी में नाव चल रहा है। उससे ऊपर जब जाएंगे तो ट्रेन चल रहा है, उससे ऊपर जब जाएंगे तो सड़क बना हुआ है, कार वगैरह जा रहा है, और उससे ऊपर वायुयान जा रहा है। तो इस तरह का एक जो इंटरनेट वगैरह पर फोटो वायरल होता है ना, ये आपको बिहार में ये तीनों चारों परिवहन एक साथ देखने को वहां पर सिमरिया घाट पर भी मिल जाएगा, गंगा नदी पे। मामला समझ में आ गया। यह पुल बिहार में गंगा नदी पर निर्मित तीसरा रेल सह सड़क पुल है। यह पुल मुंगेर, जमालपुर शहरों को खगड़िया, बेगूसराय और उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से जोड़ेगा। मामला समझ में आ गया। आगे बढ़ जाएं, मेट्रो ट्रेन की चर्चा कर लें। रेलवे के बाद मेट्रो ट्रेन जो है, जैसे दिल्ली वगैरह में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि मेट्रो कितना जरूरी हो जाता है। दिल्ली के लाइफ लाइन कहा जाता है मेट्रो को। तो इसी तरह से जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा, और बिहार की अगर बात करें तो जनसंख्या घनत्व में बिहार तो देश में नंबर 1 पर है, सबसे आगे है। तो वहां पर और भी ज्यादा इस तरह के परिवहन की आवश्यकता बताई जाएगी। आधुनिक परिवहन की जब भी बात किया जाएगा तो मेट्रो की चर्चा आप अवश्य कीजिएगा। देखिए, तो पटना मेट्रो की चर्चा सबसे पहले हमें करना है। पटना मेट्रो रेल का शिलान्यास जो है 2019 में ही कर दिया गया था। 17 फरवरी को 2 गलियारों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए कहा गया है कि भाई 2 फेज में हम ये काम करेंगे। लंबाई अगर देखेंगे तकरीबन 32 किलोमीटर, 31.39 किलोमीटर। पहला चरण कहां से कहां, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दानापुर से बेली रोड और रेलवे स्टेशन से मीठापुर तक। बताइए इस एरिया में रहने वाले कोई स्टूडेंट हैं जो मुझे देख रहे हैं इस लेक्चर को, बताइए कहां से रहने वाले हैं, पटना में किस एरिया से? दानापुर से बेली रोड और रेलवे स्टेशन से जो मीठापुर तक का इलाका है वहां पर ये होगा। ठीक है, और दूसरा चरण कहां? तो पटना रेलवे स्टेशन से अंतरराज्यीय बस अड्डा, जो कि गांधी मैदान, पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन तक की बात की गई है। तो ये 2 फेज में इसका निर्माण होगा। कार्य पूरा करने का लक्ष्य जो है सितंबर 2024 तक रखा गया है। अभी ही है, इसी महीना की बात की गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोविड के वजह से इसमें कुछ डिले हुआ था। मैं भी गया था जब पिछले 1-2 साल पहले पटना विजिट करने के लिए, देख रहा था जगह जगह जो है मेट्रो का गड्ढा खुदा हुआ है और पिलर वगैरह दिया जा रहा है। लेकिन अभी जो है काम और चलना इसमें बाकी है। तो संभव है कुछ समय बाद आप समझ पाएंगे कि शायद इसकी शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा कई शहरों में मेट्रो की और व्यवस्था किया गया, जिसमें से दरभंगा को एक लेकर के बात किया, कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया है। मेरे ख्याल से उसमें गया का भी नाम होना चाहिए, मुजफ्फरपुर, और शायद उसमें भागलपुर का भी नाम होना चाहिए। एक बार आप लोग मुझे करेक्ट करके बताइएगा कि कौन कौन से शहर ऐसे हैं जिसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि पटना मेट्रो के अलावा वहां पर भी मेट्रो चलाया जाएगा। दरभंगा और उसके अलावा 3 शहर आप लोग कंफर्म करके मुझे बताइए। वायु परिवहन की चर्चा करेंगे तो बिहार में शुरुआत वर्ष 1960 से हुआ था। बिहार में हवाई अड्डे की बात करेंगे 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, 4 घरेलू स्तर के और 2 रक्षा उद्देश्य के लिए। आप समझ लीजिए क्या अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कहने का मतलब है कि एक देश से उड़न छू होकर के दूसरे देश आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, पटना, तो भैया पटना तो इंडिया में ना है जी, तो इंडिया से ऐसे उड़े और कहां पहुंच गए? यूएई, है ना,
यहां पहुंच गए, तो ये जो है आपको, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर कौन सा है? 2। बताइए जरा नाम कौन कौन है? एक तो पटना होगा ही, चलिए दूसरा नाम बता दीजिए। 4 घरेलू स्तर के बताए गए। घरेलू स्तर का क्या मतलब है? बिहार से बिहार नहीं, घरेलू स्तर का मतलब है कि पटना से उड़े और कहां पहुंचे? दिल्ली। ठीक है, ठीक है, पटना से उड़े कहां पहुंच गए? बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई। दरभंगा से भी उड़ लीजिए क्योंकि अब दरभंगा में भी है। दरभंगा से उड़े कहां पहुंच गए? दिल्ली। तो ये चीजें हैं इसको घरेलू स्तर के। तो ऐसे 4 एयरपोर्ट घरेलू स्तर के हैं और 2 रक्षा उद्देश्य के लिए। रक्षा उद्देश्य के लिए क्यों? सोच के बताइए। मैंने बताया था नेपाल का एक लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हम लोग साझा करते हैं। जो बिहार में उत्तरी भाग के रहने वाले लोग हैं, जो उत्तर बिहार मिथिला में रहने वाले लोग हैं, वह जानते होंगे पश्चिमी चंपारण से शुरू हो गया ये। तो पश्चिमी चंपारण जैसे जैसे यहां शुरू हुआ, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, यहां से मामला आगे बढ़ते हुए मधुबनी वगैरह आगे बढ़, सरसा, सुपौल, ये सब होते हुए पूरा किशनगंज। तो ये पूरा जो हिस्सा है इधर नेपाल है, नेपाल का मधेसी वाला एरिया, और ये पूरा जो है वह मिथिला वाला हिस्सा, इधर सीमांचल, ये पूरा मिथिलांचल वाला हिस्सा जो है गंगा नदी के उस पार पहुंच गया। तो यहां पर जो सीमा रेखा हम साझा किए, इसकी वजह से सेंसिटिव एरिया है और चीन भी तो इधर है ऊपर। तो हमें ध्यान रखना है 1962 में जो युद्ध हुआ था उस वक्त ये जरूरत महसूस किया गया कि कुछ ऐसे हमारे पास रक्षा उद्देश्य के लिए वायु परिवहन मार्ग होना चाहिए, तो ऐसे एयरपोर्ट हमारे पास होने चाहिए गुप्त रूप से। तो इसी के तहत बिहार चूंकि बॉर्डर साझा करता था, चीन तक पहुंचना वहां से आसान है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत जो है इंडियन एयरफोर्स के लिए ये जो है 2 रक्षा उद्देश्य का बिहार में एयरपोर्ट बना हुआ है। एक दरभंगा वाला जो एयरपोर्ट आप जानते हैं ना, ये दरअसल जो है वह डिफेंस का ही है। मामला समझ में आ गया? वह एयरफोर्स के तहत है। अब चलिए यहां पर बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे की चर्चा करेंगे। अब देखिए हवाई अड्डा का नाम यहां है कि किस जगह पे है और कौन सा वर्ग है, यानी कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है या फिर वह घरेलू है या फिर वह रक्षा उद्देश्य के लिए, ये सब लिखा गया है। ठीक है, आप लोग के शहर में अगर कोई सा हवाई अड्डा इसमें से है, मुझे लिख के बताइए किस शहर में आप हैं, वहां पर क्या क्या व्यवस्था है और किन किन शहरों में आप लोग चाहते हैं कि बिहार में एयरपोर्ट हो जाए। बहुत बवाल मचते रहता है कि बिहार में यहाँ नहीं एयरपोर्ट है, वहां नहीं एयरपोर्ट है, बताइएगा मुझे। तो सबसे पहले हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? पटना वाला देख लेते हैं, क्योंकि वह इंटरनेशनल की बात है। मैंने कहा था 2 जो है वह इंटरनेशनल है। तो पहला पटना वाला, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेपी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो बड़े लड़ाके रहे जेपी, स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्हीं के नाम पे सम्मान भी रखा गया, पटना में ही स्थित है और जो है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। लेकिन कहा जा रहा है कि यह इसका रनवे जो है वो छोटा है, इसीलिए इसको शिफ्ट करने की भी बात कही जाती रही है। और शिफ्ट करके कहां ले जाया जाएगा? तो पटना के बगल में बिहटा वाला हिस्सा में। मामला समझ में आ गया? तो हो सकता है यह भी रहे, बीटा वाला भी रहे। आप लोग बिहार में जो लोग एग्जाम देने जाएंगे अपडेट हो लीजिएगा थोड़ा। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो गया मैंने क्या कहा था, बोध गया वहां पर है, तो इसीलिए बौद्ध धर्म के हिसाब से वो पर्यटन स्थल है। तो जितने भी आसियान कंट्री के हैं, जापान के हैं, चीन के हैं, जहां पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वो सब तो आते हैं ना। तो वो सब जब आएंगे तो गया में एक एयरपोर्ट की जरूरत पड़ेगा, और एयरपोर्ट की जरूरत पड़ेगा तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की जरूरत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई वियतनाम से उड़ेगा तो सीधा उसे गया में आना है ना, और पटना से उड़ करके सीधा कोई वहां भी जा सकता है, क्या कहते हैं, जापान भी। अगर उसका मन है कि नहीं पटना से हम बाय रोड गया जाएंगे तो, लेकिन उसका मन है कि नहीं सीधा हम गया उतरेंगे कंबोडिया से, तो फिर गया में उस तरह की व्यवस्था होनी तो चाहिए। तो इसीलिए गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो गया में है और यह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, भूलेंगे नहीं ना, इतना समझ गए। आगे चलिए तीसरा समझते हैं भागलपुर। लेकिन भागलपुर वगैरह में जो है वह घरेलू स्तर का है, अभी वहां बहुत तरह से व्यावसायिक रूप से चीजें शुरू नहीं हुआ है। माराफारी जो हवाई अड्डा पड़ता है वह घरेलू है। जो लोग भागलपुर के रहते होंगे आप देखते होंगे, मैं नाम भूल गया, रील्स बनाने वाले कुछ बच्चे जो होते हैं वो सब जाकर के एयरपोर्ट पे खूब जाकर के रील्स बनाते हैं, उस हवाई अड्डा वाले एरिया में जाकर के। बड़ा खुला जगह है, अच्छा जगह है, तो ये आपको भागलपुर मिलेगा। लेकिन फिर से बता दूं व्यावसायिक रूप से शुरू नहीं है। जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह जाते हैं, कोई मिनिस्टर वगैरह, तो वहां जाकर के लैंडिंग हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जोगबन्नी वाला जो हवाई अड्डा है वो अररिया में पड़ता है, वो भी घरेलू है, अभी चालू नहीं है। और रक्सौल वाला हवाई अड्डा जो है वह कहां पड़ता है, पूर्वी चंपारण में आपको जाना पड़ेगा, एकदम बॉर्डर पे, तो वह भी घरेलू है, चालू नहीं है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में है
और यह भी घरेलू है, चालू नहीं है, लेकिन जमीन है इसके पास। तो यही बात किया जा रहा है कि भैया मुजफ्फरपुर में कब एयरपोर्ट बनाओगे। ठीक है, मुजफ्फरपुर वाले बहुत इमोशनल होते हैं इस बात को लेकर के। कोई है तो बताइए, अपना इमोशन झलकाइए। दरभंगा को लेकर के विद्यापति हवाई अड्डा का नाम दिया गया है। विद्यापति बहुत महान कवि हुआ करते थे, मैथिली साहित्य और बांग्ला साहित्य दोनों के। ठीक है, तो विद्यापति जी के नाम पर यह जो है एयरपोर्ट का नाम रखा गया। अब यहां पर समझ लीजिए एक चीज, दरभंगा वाला मैंने बताया था कि क्या 1962 का युद्ध और फिर क्या चीज है। तो दरभंगा जो है यह इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत आता है और ये रक्षा चीजों के लिए, हालांकि इस पे अपडेट किया जा रहा है। बीच में यह भी किया गया था कि दरभंगा में एक और एयरपोर्ट बना दिया जाए, क्योंकि जो यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री का है, जो वायुसेना का है, उसको छोड़ करके बगल में एक, उससे थोड़ा 10-15 किलोमीटर आगे निकल के एक बड़ा सा एरिया दे करके वहां हवाई अड्डा शिफ्ट कर दिया जाए। आगे देखते हैं क्या होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, बिहार में सबसे बड़ा हवाई अड्डा अगर देखेंगे रनवे वगैरह के हिसाब से तो ये दरभंगा वाला ही है। ठीक है, स्पेस बहुत ज्यादा है यहां पर, इसीलिए ये बातें की गई। उसके बाद चुनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया में है, जो कि वह भी पूर्णिया का सीमांचल में पड़ता है ना। तो सीमांचल मतलब दरभंगा और पूर्णिया, इसीलिए ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, वायुसेना के अंतर्गत आता है। तो पूर्णिया में भी ये बात चली जा रही है कि भैया वहां भी हवाई अड्डा बनवाओ। तो संभव है, ये जो केंद्रीय बजट में पैसा दिया गया है 59,000 करोड़ रुपया का, क्या क्या करेंगे नीतीश चाचा। तो संभव है पूर्णिया में आपको एयरपोर्ट देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। मुजफ्फरपुर के लोगों की मुराद भी पूरी होती हुई दिख सकती है और दरभंगा का विस्तार किया जाएगा, क्योंकि दरभंगा में आधुनिक सुख सुविधा की कमी है। अभी भी ऐसे लोग वहां पर बैठते हैं, मैं तो कई बार गया हूं तो ऐसा लगता है कि बस स्टॉपेज पे आया हूं। मतलब पैसा पूरा लेते हैं, पटना जाने का किराया कम है और दरभंगा जाने का किराया बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर आधुनिक सुख सुविधा देना पड़ेगा। तो इस केंद्रीय बजट से दरभंगा वाले पर कहा गया है कि खर्च किया जाएगा। मामला समझ में आ गया। तो और कहां कहां आप लोग एयरपोर्ट चाहते हैं बिहार में, लिख करके जरा मुझे बताइएगा। अब जल परिवहन पे आ जाए। मैंने जल की भी चर्चा किया था, तो सड़क मैंने आपको पढ़ा दिया, रेलवे मैंने पढ़ा दिया, वायु पढ़ा दिया, मेट्रो पढ़ा दिया। रेलवे से ही आगे थोड़ा मेट्रो रेल को जोड़ लीजिए। अब कहां पर हम पहुंच जाएंगे, मैंने कहा था जल परिवहन को भैया हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो जल परिवहन, अब अगर बिहार की चर्चा कर रहे हैं और वहां पर गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से पहुंच रही है और 75 तरह की नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कौन नहीं जानता। तो जल के मामले में, जल संसाधन के मामले में बिहार बहुत धनी है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो वहां पर जल परिवहन की गुंजाइश बहुत अधिक है। मैंने यह भी कहा था कि वस्तु और सेवा के अगर ट्रांसपोर्टेशन आपको करना है तो जल मार्ग का प्रयोग करते हैं तो वह किफायती होगा, सस्ते दर पर हो जाएगा। ओवरऑल जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा, लागत मूल्य जिसको आप अर्थव्यवस्था की भाषा में कहते हैं, वह कम हो जाएगा। तो देखिए यहां पर राष्ट्रीय जल मार्ग 1 की बात करेंगे तो वह इलाहाबाद से हल्दिया तक चलाया गया। ध्यान देना है, इलाहाबाद कहां पर पड़ता है भैया, जिसको आजकल हम लोग प्रयागराज कहते हैं ना, संगम नगरी। और हल्दिया कहां, तो कलकत्ता। ठीक है, तो ये बंगाल वाला हिस्सा, मतलब कलकत्ता कहने का मतलब मैंने डिनोट किया बंगाल के लिए। तो इलाहाबाद से हल्दिया तो बीच में पड़ जाता है। तो ये जो अगर प्रयागराज से आप चलेंगे और बंगाल तक पहुंचेंगे तो बीच में कहीं पड़ जाएगा बिहार। तो बिहार को जंप करके तो जाएंगे नहीं ना, इधर से ही जाएगा। तो बिहार राज्य से होकर के गुजरेगा, जाहिर सी बात है गंगा नदी पर यह स्थित है। ठीक है, इस जल मार्ग पर पटना में एक अस्थायी टर्मिनल भी बना दिया गया है और भागलपुर में भी एक टर्मिनल निर्मित किया गया है। लेकिन ध्यान देना है, पटना में जो यहां पर जो टर्मिनल है वो अस्थायी किस्म का है। ठीक है, और भागलपुर में जो है वो फ्लोटिंग टर्मिनल निर्मित किया गया है, तैरता रहता है। इसके विषय में जरा मुझे और कुछ बताइए। तो आप में से कितने लोग इसके विषय में जानते हैं, डिटेल्स में कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और भागलपुर के रहने वाले लोग हैं तो थोड़ा इमोशनल होकर बताइए कि क्या क्या किया गया है। बिहार में संचार की बात करें अब, तो कुल मिलाकर के परिवहन मैंने बता दिया। ठीक है, अब मैंने कहा था, वादा किया था आप लोगों से कि परिवहन के बाद मैं संचार भी बताऊंगा। तो संचार की व्यवस्था की बात करें आप, देखिए संचार मतलब क्या हुआ, मैंने कहा टेलीकम्युनिकेशन की बात की जाएगी। हम लोग जो यहाँ बैठे हुए आप सुन रहे हैं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हो रहा है समाचार प्रभात, इस तरह की भाषा सुनते हैं ना। तो ये सब जो है मतलब संचार जाना, कम्युनिकेशन, यहां से जो संवाद किया गया है, एक सेंडर ने कुछ बोला है तो रिसीवर तक कैसे वो पहुंचेगा, इस बीच की पूरी व्यवस्था, सेंडर से लेकर के रिसीवर तक की पूरी व्यवस्था को संचार व्यवस्था कहा जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें आता है, स्पेक्ट्रम वगैरह वर्ड सुनते होंगे है ना, तो स्पेक्ट्रम की नीलामी सुनते होंगे, BSNL वगैरह ये सरकारी कंपनियां हैं, एयरटेल, जियो, ये सब कहीं ना कहीं संचार में पूरा एक तंत्र है, सिस्टम है, इसमें आ जाएगा। इसका ये जो है
है टेलीकम्युनिकेशन का एक तरह से कह सकते हैं जाल है। बिहार में प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना पटना में राज्य में की गई थी, वर्ष 1948 ईस्वी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। राज्य में वर्तमान में 8 आकाशवाणी केंद्र स्थापित किए गए हैं। बिहार में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना मुजफ्फरपुर में हुआ था, वर्ष 1978 ईस्वी में पूछा जा चुका है। बिहार में कुल डाकघर को लेकर के चिट्ठी पत्री, एक समय होता था ना, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को पहुंचा, लेकिन इसमें गड़बड़ कर देता था कबूतर, तो हुआ कि नहीं भाई डाकघर से भेजा जाएगा, जिसको भेजा जा रहा है मुकम्मल वहां तक पहुंच जाए। तो बिहार में कुल डाकघर की बात करेंगे तो 9084 डाकघर है, और ये आंकड़ा जो है मार्च 2017 तक का मैं बता रहा हूं। शहरों में डाकघर की अगर बात करेंगे, देखिए डाकघर की बड़ी खूबसूरती एक चीज है कि देश के विभिन्न कोनों पर आपको डाकघर मिल जाएगा। मैं एक बार घूमने के लिए पहुंचा था उत्तराखंड और केदारनाथ बद्रीनाथ से आगे, तो माना गांव आप जानते हैं, जहां पर इंटरनेट पे बहुत तो वायरल होता रहता है फोटो की, भारत का आखिरी चाय का दुकान है, ये गांव आखिरी है, यहाँ चाय का दुकान है, फिर वहां से चीन का बॉर्डर शुरू हो जाता है। वहां भी मैंने एक डाकघर देखा था, है ना, एक लगा हुआ था बॉक्स, तो बड़ा मैं उत्सुक हुआ। तो ये चीजें समझिए, डाकघर जो है ना वह कम्युनिकेशन के मामले में बहुत बेहतर है भारत के लिए, संचार के मामले में। तो शहरों में अगर डाकघर की व्यवस्था देखेंगे तो केवल 5% नजर आएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था देखेंगे बिहार को लेकर के तो 95% नजर आएगा। यही खूबसूरती है डाकघर का। इसीलिए डाकघर से गांव घर के लोग जो है वह अधिक जुड़े हुए हैं। परदेसिया मूवी सब जब बना था, गाना एकदम भिखारी ठाकुर का, तो फिर जब कलकत्ता चला गया तो चिट्ठी कैसे पहुंचता भाई, तो वो कहते हैं ना बलम को चिट्ठी लिखा, तो बलम को जो चिट्ठी लिखा वो डाकघर से पहुंचा। तो यही चीजें हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। यहां पर ये जो है आपसे कंफ्यूजन किया जाएगा कि शहर में एग्जाम में दे देगा कि 95% है, गांव में 5% है, मिलान करने का आप कहेंगे नहीं शहर में ज्यादा तरक्की होगा, 95 टिक मार के आएंगे, शीना तान करके इस बार बीपीएससी का प्रीलिम्स हो रहा है, लुढ़क जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, इन सब चीजों को सही से करना है। तो कुल मिलाकर के जो चीजें हैं परिवहन को लेकर के आप आज हम लोगों ने चर्चा किया, खूब विस्तार से चर्चा किया, और संचार को लेकर के खूब बढ़िया से बात कर लिया। इसके अलावा ये टॉपिक यहीं पर खत्म नहीं होता है, इतना उलझा हुआ टॉपिक है, इतना विस्तार है। मैंने एक ओवरऑल दिया है, आपको बातें बता दी, एक ओवरव्यू बता दिया, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य ही नहीं धर्म बनता है कि अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं तो जाकर के अच्छे से थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए। जो जो चीजें मैंने बताया है, बहुत सारे हाईवेज वगैरह के मैंने विषय में बता दिया है, जैसे मैंने बताया कि 8 आकाशवाणी है, तो भाई आप पता तो करो कि उसमें क्या क्या है। ये सब चीजें आपको अपनी तरफ से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तब करके ये टॉपिक मुकम्मल होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। आप लोग क्या कीजिए, फटाफट उंगली उठाइए और संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिए, मेरा लेक्चर तुरंत मिल जाया करेगा। पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, बिहार के सामान्य परिचय से लेकर के अभी संचार तक वाला, ठीक है, आगे भी आता रहेगा। जब तक एक एक टॉपिक नहीं पढ़ा दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। कहने का मतलब ज्योग्राफी वाला पढ़ाया, अब आएंगे हम हिस्ट्री के साथ, हिस्ट्री के बाद इकोनॉमी की चर्चा करेंगे, पॉलिटी की चर्चा करेंगे, ये सब बिहार के इर्द गिर्द होने वाला है। तो पूरा जीएस का जो पूरा व्यवस्था है यूट्यूब पर आपको निःशुल्क मुहैया कराया जा रहा है, तो फायदा उठा लीजिए। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए और दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर कीजिए। फिर कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।